हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है? केमिकल रिएक्शन एट सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड। जब हम ये केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जहाँ पर हम इलेक्ट्रोड के सरफेस पर केमिकल रिएक्शन की स्टडी करते हैं। या किसकी स्टडी करते हैं? इंटरचेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो इंटरचेंज होता है उसकी स्टडी करते हैं। उस ब्रांच को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है? सेल और बैटरी दो कॉन्सेप्ट आते हैं। सेल कैसे बनती है? नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से अरेंज हो के सेल बनाते हैं। और जब सेल होती है, उन सेल का जो ह्यूज फॉर्म होता है, मतलब जब दो या दो से ज़्यादा सेल्स मिलके अ, एक बड़ी सेल का फॉर्मेशन करती है तो उसको कहते हैं बैटरी। यहाँ पे क्या होता है? जो बैटरी होती है वो हाई वोल्टेज जनरेट करने के लिए बनाई जाती है। अब सेल के टाइप देखिए तो सेल जो होती है तीन टाइप की होती है: इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और फ्यूल सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल ऐसी सेल होती है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऐसी सेल होती है जिसमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है। और फ्यूल सेल ऐसी सेल होती है जहाँ केमिकल एनर्जी और फ्यूल की केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है। अब यहाँ पे होता है क्या है? अगर करंट के डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो की बात करें, तो करंट फ्लो की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन की तरफ को होती है। कहने का मतलब है, अगर पॉजिटिव चार्ज इस तरफ को मूव कर रहा है तो करंट भी इसी तरफ को मूव करेगा। और नेगेटिव चार्ज की क्या होगी? अपोजिट, यानी कि इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज इस तरफ को मूव कर रहा है तो जो करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। आगे इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है? डिस्चार्ज पोटेंशियल। इलेक्ट्रोलिसिस में हम पहले डिस्चार्ज पोटेंशियल देखेंगे। डिस्चार्ज पोटेंशियल होता है, डिस्चार्ज पोटेंशियल एक सीरीज होती है। सीरीज ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल की बात करें तो इस तरीके से नेगेटिव चार्ज की इस तरीके से सीरीज बनी हुई है। इसका ट्रिक भी यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ पे क्या होता है? एफ माइनस की डिस्चार्ज पोटेंशियल ज़्यादा होती है SO4 2 माइनस से, NO3 माइनस से, OH माइनस से, Cl माइनस से, Br माइनस से, I माइनस से। इस तरीके से इधर की तरफ जाने पर डिस्चार्ज पोटेंशियल बढ़ता है। इसका मतलब इधर से इधर की तरफ जाने पर जो आयन है वो डिस्चार्ज होना नहीं चाहते हैं। इधर के आयन इजीली डिस्चार्ज होंगे, मतलब नेगेटिव चार्ज को रिड्यूस करेंगे। और इधर की तरफ को जो आयन होंगे वो ईजिली नेगेटिव चार्ज को रिड्यूस नहीं करेंगे और नेगेटिव चार्ज के साथ रहना पसंद करते हैं। अब पॉजिटिव आयन की सीरीज इस तरीके से है। यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि अगर आपको इतना बड़ा याद नहीं करना है तो ये चीज़ें देख लीजिए कि H प्लस से नीचे कौन है, क्योंकि बाकी जो H प्लस से ऊपर है वो हमेशा क्या रहेंगे, मतलब जो नीचे हैं उनको छोड़कर बाकी जो होंगे वो सब ऊपर ही रहेंगे। तो H प्लस के रिस्पेक्ट में ही हम जहाँ भी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो H प्लस के रिस्पेक्ट में ही करते हैं। तो आप ये देख लीजिए, Cu2 प्लस, Hg2 प्लस, Ag, Pt2 प्लस और Au जो है H प्लस से क्या रहेंगे? नीचे, मतलब H प्लस से जल्दी डिस्चार्ज होने की कैपेसिटी इनमें है। अब आगे है, विच आयन हैव लो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रोड रिएक्शन। इलेक्ट्रोड रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेगा? जिसका जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, वो क्या होगा? कम होगा। डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा तो वो जल्दी डिस्चार्ज होगा और इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। अब यहाँ पर अगर NaCl और Hg के हाइड्रो इलेक्ट्रोलिसिस की बात करें तो यहाँ पर एक्वस NaCl है। एक्वस NaCl किस पे है? Hg के इलेक्ट्रोड पर एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करना है इसके द्वारा। यहाँ पे होगा क्या? कायदे से तो क्या होना चाहिए? H प्लस जाना चाहिए, H प्लस और Cl माइनस जो है इलेक्ट्रोड रिएक्शन में जाने चाहिए, जहाँ पर Cl माइनस एनोड पे रिएक्शन करेगा और H प्लस कैथोड पे करेगा। लेकिन क्योंकि जो H होता है उसकी Hg के लिए, Hg के साथ रेडिकल के फॉर्म में Hg के साथ जो हाइड्रोजन होता है वो क्या हो जाता है? अटैच्ड हो जाता है। अब रेडिकल के फॉर्म में अटैच्ड हो जाएगा तो एनोड रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो इसके बाद बचा कौन एनोड कैथोड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए? Na। तो यहाँ पर कैथोड रिएक्शन में Na पार्टिसिपेट करेगा। आगे इस रिएक्शन के दौरान पीएच में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि Na और Cl पार्टिसिपेट कर रहे हैं, H2 सेम रहेगा। लेकिन जो रिएक्शन है इसमें चाहे भले ही पीएच में चेंज नहीं आ रहा है लेकिन डाइल्यूशन देखने को मिलेगा।
अब क्या होगा, व्हेन इलेक्ट्रोड मेड ऑफ मेटल विच ऑल्सो प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, अगर क्या होगा, इलेक्ट्रोड उस मेटल का बना है जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट है, तो इस केस में जो एनोड होता है वो खुद ही क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। रॉड ऑफ मेटल ऑक्सीडाइज एंड M2+ फॉर्म, मतलब जो एनोड होगा खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और कैथोड में तो कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता है, बस जो एनोड पे M2+, मतलब जो एनोड ऑक्सीडाइज होकर M2+ बना है वो M2+ कैथोड पर डिपॉजिट होता है और M में रिड्यूस हो जाता है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोड के टाइप देखिए तो इलेक्ट्रोड दो टाइप का होता है, एक्टिव और इनर्ट। एक्टिव क्या होते हैं, जो रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे जिंक AgCu का हो गया। और इनएक्टिव होते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, जैसे प्लेटिनम गोल्ड ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड हो गए। आगे है कैथोड, ये बताता है कि कैथोड नॉट पार्टिसिपेट इन सेल रिएक्शन एंड एनोड मे और मे नॉट बी पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रोड रिएक्शन। कैथोड कभी भी इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, लेकिन अगर एनोड की बात करें तो वो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। कब करेगा, जब एनोड उसी मेटल का बना होगा जिसका इलेक्ट्रोलाइट बना है या जो इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट है। आगे फेराडेज लॉ की बात करें तो फेराडेज फर्स्ट लॉ कहता है जो ग्राम इक्विवेलेंट है वो नंबर ऑफ फेराडे के इक्वल होता है। नंबर ऑफ फेराडे मीन्स Q/96500 96,500, और ग्राम इक्विवेलेंट हमें पता ही है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ग्राम इक्विवेलेंट को देखें तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट होता है। यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट होता है एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट इनटू अपॉन वैलेंस फैक्टर। तो यहाँ पे ओवरऑल क्या हो जाएगा, वेट अपॉन, इसकी जगह आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट इनटू वैलेंस फैक्टर। यहाँ पर जो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है उसको हम मोल कहते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, N इंटू वैलेंस फैक्टर नॉर्मेलिटी इंटू वी लीटर के इक्वल होगा। और अगर मोलरिटी के रिस्पेक्ट में बात करें तो मोलरिटी इंटू वी लीटर इंटू वैलेंस फैक्टर। आगे है फेराडे सेकंड लॉ। फेराडे सेकंड लॉ कहता है कि जो ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं वो क्या रहते हैं, दो या दो से ज़्यादा सॉल्यूशन के लिए बात करेंगे तो इनके ग्राम इक्विवेलेंट क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। अगर सब में एक ही इलेक्ट्रिसिटी पास की जा रही है तो इन सब के ग्राम इक्विवेलेंट कांस्टेंट रहेंगे। एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिकल सेल, इलेक्ट्रिकल सेल की एफिशिएंसी देखें तो Q रिक्वायर्ड अपॉन Q फ्लो, Q फ्लो जो है एक्सपेरिमेंटल पास्ड चार्ज थ्रू सॉल्यूशन है, और ये जो है कैलकुलेटेड या थ्योरेटिकल पास्ड चार्ज थ्रू सॉल्यूशन है। मतलब सॉल्यूशन में टोटल कितना हो सकता है और कितना हो रहा है, यही एफिशिएंसी होगी। अब इनटू 100, क्योंकि एफिशिएंसी इन परसेंटेज निकालते हैं हम, तो इनटू 100 करेंगे। आगे कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर दो टाइप के होते हैं, मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर जो होते हैं वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की बात करें तो ये इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो नंबर ऑफ आयन और आयनिक मोबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। पहले नंबर ऑफ आयन्स के होंगे, फिर आयनिक मोबिलिटी के। फिर उसके बाद है डिफरेंट टाइप ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी के डिफरेंट टाइप देखे तो सबसे पहले कंडक्टिविटी C=1/R। कंडक्टिविटी C=1/R होता है। R जहाँ पे क्या है, रजिस्टेंस। इसको ओम से रिप्रेजेंट, इसकी यूनिट ओम होती है, तो ओवरऑल इसकी यूनिट क्या होगी, ओम इनवर्स, जिसको मोह भी कहते हैं। और अगर इसकी SI यूनिट की बात करें तो इसको साइमन कहते हैं। अब रजिस्टेंस यहाँ पर R जो है रजिस्टेंस है, वो रजिस्टेंस होता क्या है, R = रो L/A। यहाँ पर अगर रो के रिस्पेक्ट में बात करें तो A ऊपर जाएगा L नीचे, तो रो = RA/L। यहाँ पर अगर इसकी यूनिट देखें रो की तो क्या होगा, साइमन मीटर, ये एरिया है मीटर स्क्वायर होगा, और ये लेंथ है तो सिर्फ मीटर होगा, तो साइमन मीटर इनवर्स होगा। फिर उसके बाद स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की बात करें तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है, कि जो यहाँ पर कंडक्टिविटी होती है 1/R रेजिस्टेंस का इन्वर्स होती है। लेकिन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जो यहाँ पे R है वो रो है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का क्या होती है, इन्वर्स होती है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो की जगह हम RA/L भी लिख सकते हैं।
अब यहाँ पे 1/r किसके इक्वल होता है, कंडक्टिविटी सी के, और L/A को क्या कहते हैं, जी स्टार। यहाँ पर जो जी स्टार है उसको सेल कांस्टेंट कहते हैं, मतलब L/A को सेल कांस्टेंट कहते हैं। इसकी यूनिट देखेंगे तो इसकी साइमन है, यहाँ से क्या आएगा, मीटर इनवर्स। इधर मीटर इनवर्स भी नहीं आएगा, साइमन मीटर आएगा, सॉरी साइमन इन्वर्स ही रहेगा। साइमन इन्वर्स इसलिए रहेगा क्योंकि साइमन कंडक्टिविटी की है, तो ये कंडक्टिविटी और इसका इन्वर्स रिलेशन होता है, तो इसका साइमन इन्वर्स रहेगा और इसका मीटर रहेगा। पहले सही लिखा था। अब आगे बात करें सेल कांस्टेंट की। सेल कांस्टेंट की बात करें तो जो सेल कांस्टेंट होता है L/A होता है, इसकी यूनिट मीटर इनवर्स होगी। मोलर कंडक्टिविटी की बात करें तो जो मोलर कंडक्टिविटी होती है λm इक्वल के वी मिलीलीटर होती है। अगर हम वी मिलीलीटर को अगर पूरा ओपन करके लिखते हैं मोल के रिस्पेक्ट में, सॉरी मोलरिटी के रिस्पेक्ट में, तो λm इक्वल के इंटू 1000/m आएगा। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का भी सेम कॉन्सेप्ट है, लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल के वी मिलीलीटर आता है। यहाँ पर लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल क्या आएगा, वी मिलीलीटर की जगह हम 1000 लिखेंगे, क्योंकि इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं तो इसको नॉर्मेलिटी के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। तो लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल के इंटू 1000/n। यहाँ पर अगर यूनिट की बात करें तो इसकी इसकी यूनिट रहेगी मो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या 10⁻⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और इसकी रहेगी मो सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, या 10⁻⁻4 साइमन मीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। अब यहाँ पे रिलेशन बिटवीन लैम्डा एम एंड लैम्डा ई क्यू, लैम्डा एम और लैम्डा ई क्यू के बीच में रिलेशन देखें तो लैम्डा एम जो होता है लैम्डा ई क्यू इंटू वैलेंस फैक्टर होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है, लैम्डा एम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लैम्डा एम अगर हमें निकालना है तो जो आयन्स हैं उनके लैम्डा एम निकाल के, लैम्डा एम किसी पूरे मॉलिक्यूल के लिए निकालना है तो उसके आयनों के लिए लैम्डा एम निकाल के उसकी स्टोइकियोमेट्री के साथ मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे, उसका सम ले लेंगे। लेकिन इक्विवेलेंट लैम्डा इक्विवेलेंट निकालना है तो इस केस में लैम्डा इक्विवेलेंट मींस मोलर इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टिविटी, सॉरी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये मोलर कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हमें निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर किसी मॉलिक्यूल के लिए निकालना है तो उसके सारे आयनों के लिए निकाल देंगे और उसको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ध्यान ये देना है कि लैम्डा एम के केस में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यूज होता है, लेकिन इन केस ऑफ equivalent conductivity, in case of equivalent conductivity stoichiometric coefficient is not used, stoichiometric coefficient यूज नहीं होगे। अब आगे बात करें डाइल्यूशन इफेक्ट ऑन लैम्डा एम लैम्डा ई क्यू एंड के। डाइल्यूशन इफेक्ट क्या होगा, डाइल्यूशन अगर बढ़ेगा तो लैम्डा एम इंक्रीज करेगा, लैम्डा एम इंक्रीज करेगा तो लैम्डा ई क्यू भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि डाइल्यूशन बढ़ेगा तो क्या होते हैं, आयन्स दूर जाते हैं, आयन दूर जाते हैं तो आयन ईजिली फ्लो करेंगे, आयन ईजिली फ्लो करेंगे तो कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, क्योंकि आयन के फ्लो करने से ही कंडक्टिविटी जनरेट होती है। तो ये भी इंक्रीज होगा, ये भी इंक्रीज होगा, लेकिन के डिक्रीज होगा, क्योंकि के जो है एक यूनिट वॉल्यूम में कंडक्टिविटी को शो करता है। यूनिट वॉल्यूम में पहले ज़्यादा आयन होंगे और वो ज़्यादा आयन होंगे तो वहाँ पर ज़्यादा कंडक्टिविटी शो कर रहे होंगे। लेकिन अगर यूनिट वॉल्यूम में हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, पानी डालते हैं, तो इस केस में क्या होगा, यूनिट वॉल्यूम से नंबर ऑफ आयन डिक्रीज कर जाएंगे। अभी भी देखेंगे हम यूनिट वॉल्यूम का ही, तो यूनिट वॉल्यूम से नंबर ऑफ आयन डिक्रीज कर जाएंगे, तो इसका मतलब यूनिट वॉल्यूम में अब आयन कम है, आयन कम है तो यूनिट वॉल्यूम में कंडक्टिविटी कम रहेगी। आगे बात करें फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता है, डाइल्यूशन बढ़ेगा तो डिस्टेंस, आयन के बीच में डिस्टेंस बढ़ती है, आयन के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगी तो इंटरेक्शन क्या होगा, कम होगा, इंटरेक्शन कम होगा तो आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज करेगी, आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज करेगी तो कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी, कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी तो लैम्डा एम इंक्रीज, लैम्डा ई क्यू इंक्रीज और के डिक्रीज। के डिक्रीज क्यों होता है, रीजन मैंने बता दिया है। अब डाइल्यूशन इफेक्ट की बात करें वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए था। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता है, एक तो क्या होता है, आयनाइजेशन बढ़ेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो पहले भी
100% आयनाइज होता था, लेकिन यहाँ पर डाइल्यूशन होने पर आयनाइजेशन भी बढ़ेगा। आयनाइजेशन बढ़ेगा, टोटल नंबर ऑफ आयन भी बढ़ेंगे। टोटल नंबर ऑफ आयन बढ़ेंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। दूसरा सेम ऊपर के जैसा, डिस्टेंस बढ़ेगी आयंस के बीच में, डिस्टेंस बढ़ेगी तो आयंस के बीच में इंटरेक्शन कम होगा, इंटरेक्शन कम होगा तो मोबिलिटी बढ़ेगी, आयनिक मोबिलिटी, और आयनिक मोबिलिटी बढ़ेगी तो जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट, मतलब दो पॉइंट हो जाते हैं हमारे, जो शो करते हैं कि कंडक्टिविटी बढ़ रही है। तो डाइल्यूशन से क्या होगा, यहाँ पर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। अब क्या होगा, डाइल्यूशन अगर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो टोटल नंबर ऑफ आयन इंक्रीज करेंगे, और टोटल नंबर ऑफ आयन इंक्रीज करेंगे तो के तो डिक्रीज ही करता है, क्योंकि डाइल्यूशन बढ़ाने पर एक चाहे कंप्लीट जो सिस्टम है उसमें आयन के बीच में डिस्टेंस बढ़े, कंडक्टिविटी बढ़े, लेकिन एक यूनिट वॉल्यूम के लिए नंबर ऑफ आयन डिक्रीज कर जाते हैं, जिस वजह से के जो है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस जिसको कहते हैं वो डिक्रीज कर जाएगा। कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टिविटी जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की ज़्यादा होती है वीक इलेक्ट्रोलाइट से, और डाइल्यूशन इफेक्ट की बात करें तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में ज़्यादा होता है, क्योंकि डाइल्यूशन के बाद वीक इलेक्ट्रोलाइट में एक बेनिफिट देखने को मिलता है, क्या नंबर ऑफ आयन इंक्रीज कर जाते हैं क्योंकि आयनाइजेशन बढ़ता है। अब यहाँ पे रिलेशन है, जो कंडक्टिविटी होती है लैम्डा एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लैम्डा ई क्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए। आगे है कॉलराउज लॉ। कॉलराउज लॉ क्या कहता है, कॉलराउज लॉ वैलिड होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ये कहता है कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इन्फिनिटी पर लैम्डा एम है, लैम्डा एम इनफाइनाइट जिसको हम कहते हैं, लैम्डा एम इनफाइनाइट जो होगा उसके पर्टिकुलर जो आयन है, आयन्स के लिए लैम्डा इनफाइनाइट जो होगा उनका सम रहेगा, और इनकी जो स्टाइक्योमेट्री होगी उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ईच आयन माइग्रेट कम्प्लीटली और फ्रीली, सो आयन कॉन्ट्रीब्यूट इन टोटल कंडक्टिविटी विथ 100% एफिशिएंसी। इन्फिनिटी की में जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन में जो सारे आयन होते हैं वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर चले जाते हैं, और जो कंडक्टिविटी होती है इस केस में मैक्सिमम रहेगी। अब यहाँ पर कोलराउज लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, लैम्डा एम इक्वल लैम्डा एम इनफाइनाइट माइनस के अंडर रूट सी। यहाँ अगर आगे बात करें, लैम्डा एम और अंडर रूट सी के बीच में ग्राफ खींचे तो इस तरीके से ग्राफ आता है। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है क्योंकि यहाँ पर डाइल्यूशन का इफेक्ट ज़्यादा दिख रहा है, और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है जो कि एक स्ट्रेट लाइन बनाता है। अब कोलराउज लॉ की एप्लीकेशन देखें तो कोलराउज लॉ जो होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी को डिटर्मिनेट करता है। अब यहाँ पर होता क्या है, जो लैम्डा एम बी ए ओ एच का होल ट्वाइज है, इसके लिए अगर हमें निकालना है, क्योंकि अब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैसे निकालेंगे, हम बी ए का स्ट्रॉन्ग कोई इलेक्ट्रोलाइट ले लेंगे, ओ एच का कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लेंगे। जैसे हमने बी ए का BaCl2 ले लिया और ओ एच का NaOH ले लिया, ठीक है। अब क्योंकि ओ एच 2 है तो NaOH हमें कितने लेने पड़ेंगे, 2 लेने पड़ेंगे। अब इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर NaOH का मिलेगा और BaCl2 का मिलेगा, लेकिन हमें सिर्फ बी और ओ एच का चाहिए, तो हम क्या करेंगे, Na और Cl का निकाल लेंगे। 2 Cl का यहाँ से निकालना है, 2 Na का यहाँ से हटाना है, तो यहाँ पर इन दोनों के लैम्डा एम इन्फिनिटी को प्लस करेंगे और माइनस क्या कर देंगे, NaCl, 2 NaCl का माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर लैम्डा एम निकाल सकते हैं। अब डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट निकलता है कोलराउज लॉ के अकॉर्डिंग, जहाँ पर अल्फा इक्वल एक्स अपॉन ए होता है। एक्स जो है डिसोशिएट मोल है और ए जो है टोटल मोल है। अब यहाँ पे होगा क्या, जो अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वो एक्स अपॉन ए के तो इक्वल होता ही है, और इक्वल होता है लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट। यहाँ पे लैम्डा एम इनफाइनाइट एक ही जगह क्यों लिखा है, क्योंकि ये टोटल होता है। यहाँ पर जब लैम्डा इनफाइनाइट वाली कंडीशन आती है तो जितने भी आयन होते हैं सब कंडक्टिविटी शो करते हैं, और लैम्डा एम क्या होता है, लैम्डा एम उसमें से कितना हो रहा है, टोटल में से कितना हो रहा है, तो ये है डिग्री ऑफ
डिसोसिएशन। आगे है लैम्डा इक्विलिब्रियम अपॉन लैम्डा इक्विलिब्रियम इनफाइनाइट। तो अल्फा इक्वल एक्स अपॉन ए, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट एम, और लैम्डा ई क्यू अपॉन लैम्डा ई क्यू इनफाइनाइट। आगे यहाँ पर बता रखा है अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, ए टोटल मोल है, के की बात हो रही है, के जो है यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट के की बात करें तो अल्फा स्क्वायर सी अपन 1 - अल्फा होता है। यहाँ पर जो के है वो एसिडिक भी हो सकता है, एसिडिक कांस्टेंट भी हो सकता है और बेसिक कांस्टेंट भी हो सकता है। एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट या बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। एक्स की बात करें तो एक्स डिसोशिएटेड मोल है, के है डिसोसिएशन कांस्टेंट। आगे है कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की अगर हमें सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो सॉल्युबिलिटी एस इक्वल के सॉल्ट इंटू 1000 अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट। ये किससे रिलेट कर रहा है? ये रिलेट करता है आपका जो मोलर कंडक्टिविटी वाला फार्मूला है, वहाँ पर लैम्डा एम इक्वल के इंटू 1000 अपॉन एम होता है। वहाँ यहाँ पर एम की जगह सॉल्युबिलिटी है जो इसको इधर भेज दिया गया है, और लैम्डा एम की जगह क्या है? लैम्डा एम इनफाइनाइट जिसको इधर भेज दिया है। यहाँ पर जो के सॉल्ट होता है सॉल्ट ऑफ सॉल्यूशन माइनस सॉल्ट ऑफ वाटर होता है। आगे बात करेंगे स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट जो होता है, जैसे ए बी से ए और बी बना है तो यहाँ इसके लिए एस एस लेंगे, और के एस पी क्या हो जाएगा? एस स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। आगे इस ये जो सॉल्युबिलिटी है हमें ग्राम पर लीटर में लेना है, और अगर सॉरी मोल पर लीटर में लेना है। अगर ग्राम पर लीटर में दिया होगा तो उसको हम क्या करेंगे? मोल पर लीटर में चेंज कर लेंगे। आगे ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है? ट्रांसपोर्ट नंबर टी प्लस जो होता है म्यू प्लस म्यू मतलब मोबिलिटी ऑफ पॉजिटिव आयन अपॉन म्यू प्लस प्लस म्यू माइनस। ऐसे ही लैम्डा प्लस अपॉन लैम्डा प्लस प्लस लैम्डा माइनस। यहाँ टी प्लस अपॉन टी माइनस करेंगे तो म्यू प्लस अपॉन म्यू माइनस इक्वल लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस। ऐसे टी प्लस के केस में यहाँ पर टी प्लस प्लस टी माइनस इक्वल 1 होता है, तो हम टी माइनस की जगह 1 माइनस टी प्लस भी रख सकते हैं। तो टी प्लस अपॉन 1 माइनस टी प्लस इक्वल म्यू प्लस अपॉन म्यू माइनस इक्वल लैम्डा प्लस अपॉन लैम्डा माइनस। यहाँ पर जो टी आयन है वो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ आयन है, म्यू आयन जो है आयनिक मोबिलिटी ऑफ आयन है, लैम्डा आयन जो है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक मोलर कंडक्टिविटी है या आयनिक मोलर कंडक्टिविटी है। अब आगे बात करें आयनिक मोबिलिटी। आयनिक मोबिलिटी क्या होती है? आयनिक मोबिलिटी म्यू आयन इक्वल वी आयन अपॉन डेल्टा वी अपॉन डी होता है। इसको वी आयन अपॉन डेल्टा वी अपॉन में डी यानी कि ऊपर जाएगा। इफ़ अगर क्या है डेल्टा वी अपॉन डी इक्वल 1 है तो म्यू आयन किसके इक्वल रहेगा? वी आयन के। यूनिट की बात करें तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ से आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये है पर सेकंड पर वोल्ट। वी आयन है वेलोसिटी ऑफ आयन इन सेंटीमीटर पर सेकेंड, लैम्डा वी है पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट, डी है डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड इन सेंटीमीटर, म्यू आयन है आयनिक मोबिलिटी, और डेल्टा वी अपॉन डी है पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये है डेल्टा वी अपॉन डी क्या हो गया? पोटेंशियल ग्रेडियंट।